अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 एरेज के शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह और बाकी चीज़ें देखेंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ लाइक व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइज डेक्लारेटर एंड सबस्क्रिप्ट। अब हमारे पास भाईजान साइज डेक्लारेटर जो है ये क्या होता है एरेज में और उसकी सबस्क्रिप्ट क्या होती है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमारे पास जो साइज डेक्लारेटर होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट्स जो हम लिखते हैं, जिस तरह आपको ये नज़र आ रही हैं, ये ब्रैकेट नज़र आ रही है, इसमें 10 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होता है, साइज डेक्लारेटर होता है। और सबस्क्रिप्ट क्या होती है आपको पता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट हम क्या करते हैं, एरेज को डील करते हैं, उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, उसमें सी इन सी आउट जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो यहाँ पे उसकी फॉर एग्जांपल ज़ीरो सबस्क्रिप्ट है, ज़ीरो इंडेक्स है, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट एक ही चीज़ है। तो ज़ीरो इंडेक्स है या ज़ीरो सबस्क्रिप्ट है, फिर वो उसके जो एरे का दूसरा एलिमेंट है उसकी 1 है, फिर तीसरे की 2 है, फिर चौथे की क्या है, 3 है। तो हमेशा ये एक -1 से स्टार्ट होता है और -1 पे एंड होता है। फॉर एग्जांपल आपका साइज़ 10 है तो 10 - 9 करो, तो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए आपके पास इसको -1 स्ट्रेटजी कहते हैं। क्योंकि आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 - 1 0, तो इसका इंडेक्स क्या होता है, 0। अगर आपका एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको आप -1 कर दो तो उसकी क्या आ जाएगी, आपके पास सबस्क्रिप्ट आ जाएगी। अब जिस तरह ये 10 एलिमेंट का एरे है हमारे पास, इसको मैं इधर आगे ले जाता हूँ, ये हमारे पास 10 एलिमेंट के 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 - 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो ये इसका मतलब है इसकी सबस्क्रिप्ट कहाँ है, 0 है। फिर इसकी ये कहाँ पे एंड हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 10 - 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट, ये जो एरे है हमारे पास 1 से 0 सबस्क्रिप्ट से स्टार्ट होकर 9 सबस्क्रिप्ट पे एंड हो रहा है। उम्मीद है ये थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा कि सबस्क्रिप्ट क्या होती है। सबस्क्रिप्ट होती है उसके जो एलिमेंट होते हैं, नीचे एरे के डब्बे बने होते हैं, 10 एलिमेंट का है तो 10 डब्बे होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, द साइज डेक्लेरेटर इज़ यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एरे टू इंडिकेट नंबर्स। जो हमारे पास साइज डेक्लेरेटर होता है वो क्या काम करता है, नंबर्स को क्या काम करता है, इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट एरे विल हैव। द सबस्क्रिप्ट इज़ द एलिमेंट इंडेक्स। सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है, एलिमेंट इंडेक्स होती है। यू यूज़ इट टू एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ एरे। जो एरे का हमारे पास इंडेक्स होता है या सबस्क्रिप्ट होती है, हम उसको यूज़ करके एरे का कोई सा भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। बट यू शुड नोटिस दैट इन C++ इंडेक्स द रियल इंडेक्स इज़ -1। तो वही मैंने आपको बोला था कि -1 होता है कि अगर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 से होगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो भी होगा एक आपका कम होगा। आपका 10 का एरे है तो उसकी सबस्क्रिप्ट कहाँ होगी, 0 से 9 तक होगी। तो इसका यही जवाब है कि साइज डेक्लेरेटर इज़ अ नंबर दैट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ एरे। तो ये वो जो हम एरे लिख के आगे 10 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, कितने एलिमेंट का एरे है, वो साइज डेक्लेरेटर होता है। और सबस्क्रिप्ट क्या होती है, एक इंडेक्स होता है दैट इज़ यूज टू एक्सेस द स्पेसिफिक आइटम ऑफ द एरे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है लुक एट द फॉलोइंग एरे डेफिनेशन। हमारे पास जो एरे का डेफिनेशन है आपने उसको देखना है, और यहाँ पे हमारे पास उसकी ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इंटीजर एरे लिया है और उसकी वैल्यू, उसका नाम है और उसका साइज़ क्या है, 10 है, और हमने उसको सेमीकोलन से एंड किया है। तो यहाँ पे वो हमारे से क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज द एरे हैव। तो एरे के हमारे पास वो पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। तो एरे के पास हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह वो पूछता है व्हाट इज़ द सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 - 0 क्या होता है, 0। तो हमारे पास इसके फर्स्ट सबस्क्रिप्ट का क्या है, 0 है। व्हाट इज़ द सबस्क्रिप्ट ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, इट इज़ 9। इसी तरह वो हमें कहता है कि एज्यूमिंग दैट इंट यूजेस 4 बाइट्स। जो हमारे पास इंटीजर है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। हाउ मच मेमोरी डज द एरे यूज़। तो हम इसको क्या काम करेंगे, 4 लेता है और 10 का एरे है, ये देखो ऊपर 10 साइज़ है एरे का, तो हम इसको क्या सिंपली कर देंगे, 4 × 10 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 40 आ जाएगा। तो 40 बाइट्स टोटल हमारे पास क्या होंगे,
एरे के होंगे। तो मज़ीद अगर समझना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर इसका दिखाता हूँ। As previously shown in the chapter that one may want to define a collection of variables of same data types. In that situation, declaring a variable for each separate would not be appropriate because the resulted headache of dealing वो कहता है कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल 100 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो आप 100 वेरिएबल नहीं बनाओगे, आपका सर दर्द हो जाएगा। क्या करोगे, एक एक करके 100 वेरिएबल बनाओगे अगर आपने 100 चीज़ें स्टोर करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। Therefore, we introduce collection of variable of same data type that is called array. Array is a collection of variable of same data type that has same name used to reference the whole bunch of variables. तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना साइज़ उसका डिक्लेयर करते हैं और उसमें वेरिएबल स्टोर करते हैं। इसी तरह आप लोगों को एरे बनाने तो आते ही होंगे। अब इस तरह आप क्या काम कर सकते हो, एरे का साइज़, एरे पहले डिक्लेयर करते हो, उसके डाटा टाइप डिक्लेयर करते हो, उसका साइज़, उसका इंडेक्स। इसी तरह देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट वी शुड मेंटेन द रेंज ऑफ इंडेक्स इज साइज -1। मतलब आपका 0 से स्टार्ट होगा और एट द एंड ऑफ द डे आपका 10 का एरे है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 9 होगा। तो वही बातें इसने भी बता दी हैं सारी, और नीचे आपको प्रोग्राम भी दे दिया है यहाँ पे। तो इसको फ़िलहाल छोड़ दो। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और वही इसका एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट आपके पास आ गया है। मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ऑलरेडी आप ऊपर चैप्टर पढ़ के ही एक्सरसाइज पे आए हैं। और नहीं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो ये आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज लाया हूँ। और चैप्टर अगर आपने पढ़ना है तो मैं इस पूरी बुक को इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा बिल्कुल तफसील से, आराम से। तो वो बाद में वीडियोस आएंगी। पहले मैंने कहा इसकी एक्सरसाइजेज कर लें, क्योंकि जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की है वो टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के देते हैं, क्विजेज़ वगैरह, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे उनके क्या हो, पहले जो कॉन्सेप्ट है रिफ़्रेश हो जाएं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है और उन लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी हुई है पहले से, और वो अपने जो है कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना चाहते हैं। कहते हैं वाई शुड अ फंक्शन एक्सेप्ट एन एरे एज एन आर्गूमेंट एंड प्रोसेस दैट एरे आल्सो एक्सेप्ट द आर्गूमेंट स्पेसिफाइंग द एरे साइज। वो कहता है कि एक जो फंक्शन है वो क्यों एक्सेप्ट करता है एरे को ऐसा आर्गूमेंट, मतलब इनपुट में, एंड प्रोसेसेस द एरे आल्सो एक्सेप्ट एन आर्गूमेंट स्पेसिफाइंग द एरे साइज। कहता है कि एक ऐसा आर्गूमेंट भी लेते हैं जिसमें हम एरे का साइज़ भी उसको बता सकते हैं। तो हमने क्या काम किया कि ये क्यों करता है, कि इसलिए करता है कि हमारे पास एरे का नाम जो होता है उसका कोई साइज़ से रिलेशन नहीं होता, उसका आगे हमें साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये इसलिए हमारे पास वो करता है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे जवाब भी दिखा देता हूँ। When passing an array argument into the function, you are actually passing reference to the memory location. जब हम क्या काम करते हैं, एरे को एस एन आर्गूमेंट पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक रेफरेंस पास करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो एम्परसन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या होता है, यू आर एक्चुअली पासिंग रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। जब हम पूरे एरे को पास करते हैं तो वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को। उसका एड्रेस क्या होता है एरे का, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। This means that there is no way for the function to figure out where the end of the consecutive memory segments that make the array end. तो इसलिए क्या होता है कि कंपाइलर जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास फंक्शन होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि वो इनकी जो कंसेक्टिव एंड है उसको फॉलो करे। सो यू नीड टू पास द साइज ऑफ एरे टू डेजिग्नेट एंड पॉइंट। यहाँ पे जब हम फंक्शन में कहता है कि एरे को पास करते हैं तो उसका हमें साथ में साइज़ भी पास करना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर को यहाँ पे फंक्शन को ये नहीं पता चलता कि एरे का जो एंड है वो कहाँ पे होगा। एरे तो हमने उसके अंदर पास कर दिए, तो उसको हमें अलग से बताना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे जाके रुक जाए। To identify end of array because otherwise we may going up to the out of boundaries. अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते तो हमारा जो फंक्शन है वो आउट ऑफ बाउंड्रीज चला जाएगा, एंड हैंस वी may access invalid डाटा। और यहाँ पे वो कहता है कि एरे नेम हैज़ नो रिलेशन विद साइज़। जो एरे नेम हम देते हैं उसका साइज़ से कोई लेना देना नहीं होता। साइज़ एक अलग चीज़ है, एरे का नाम अलग चीज़ है। इसी तरह वो हमें क्वेश्चन नंबर 4 आगे आता है।
नंबर 4 में वो ये बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग एरे डेफिनेशन, कहता है कि आप इसको कंसिडर करो। यहाँ पे हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का एरे लिया जिसका नाम क्या है, वैल्यूज़ है, और उसकी साइज़ क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास उसमें वैल्यूज़ हमने ऑटोमेटिकली स्टोर की हैं। जब भी हमने एरे में ख़ुद से वैल्यू स्टोर करनी है, यूज़र से नहीं इनपुट करानी, तो हम ये करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और एरे का साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर हमने 4 7 6 8 लिखा। तो अगर हम सी आउट करते हैं, सी आउट में हमने किया वैल्यूज़ और आगे यहाँ पे 4 पास किया, तो हमारे पास क्या पास होगा, इसका इस 4 का मतलब है इसका इंडेक्स नंबर 4। इस 4 का क्या मतलब है, इसका इंडेक्स नंबर, ये सबस्क्रिप्ट नंबर 4। तो ये हमारे पास पहली सबस्क्रिप्ट क्या होती है, 0, ये होती है 1, ये होती है 2, ये होती है 3, और ये 2 के हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास इस ब्लैंक में क्या सी आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हमारे पास सी आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 3 जब हमने वही की, तो यहाँ पे वैल्यू 2 का सबस्क्रिप्ट 2 पे क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ये क्या है, 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या है, 3। तो 2 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, ये हमारे पास 6 है, और इसको हम प्लस करेंगे। और इसी तरह हमारे पास सबस्क्रिप्ट नंबर 3 पे क्या पड़ा हुआ है जी, सबस्क्रिप्ट नंबर 3 पे 8 पड़ा हुआ है। 6 प्लस 8 हमारे पास 6 6 12 और 13 14, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या काम किया कि इसमें 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे 7 पड़ा हुआ है, और इसमें हमने प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब है प्री इंक्रीमेंट के पहले प्लस होगा फिर रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। तो ये पहले प्लस हो गया, यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या काम है, इसका जो भी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे देखो 7 पड़ा है, 7 में ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि पहले ही प्लस प्लस होगा, तो किस में प्लस प्लस होगा, पहले कुछ है ही नहीं, पहले ये एलिमेंट एक्सेस करेगा, 7 एक्सेस कर लेगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन प्री इंक्रीमेंट करेगा, जो कि सी आउट में हमें नज़र आ जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 5 पे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारा कुछ क्या हुआ है यहाँ पे, और इसी तरह आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग सही हो और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और वीडियो को पीछे पॉज वगैरह करके इसके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोगों ने इसको अभी तक सही से देखा नहीं था। इसी तरह हम आगे चलते हैं। 5 वाले में वो बोलता है कि हाउ वुड यू डिफ़ाइन एन एरे विदाउट प्रोवाइडिंग अ साइज डिक्लेरेटर। तो हम एरे को डिफ़ाइन कर सकते हैं साइज डिक्लेरेटर के बगैर ही। तो ये क्या होगा, हम उसकी इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो है उसको क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा कंपाइलर इम्प्लिसिटली उसको क्या करेगा, देख लेगा कि फॉर एग्जांपल हमने इसको खाली छोड़ दिया उधर एरे का लिस्ट लेके, यहाँ पे हमने 1 कामा इसमें डाल दिया 2, तो ये इम्प्लिसिटली कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इसका साइज़ क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इसमें इंडेक्स 0 नंबर और इंडेक्स 1 है। इंडेक्स ये इसका पहले का 0 होता है, दूसरे का 1, तीसरे का 2, इस तरह ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो यूँ है, अगर आप इसके यहाँ पे मैं आंसर पे भी चला जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे वो यही बोलता है कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। तो यू शुड आल्सो यूज़ इम्प्लिसिट साइजिंग टू डिक्लेयर एन एरे। हम इम्प्लिसिट साइजिंग होती है, मतलब खाली छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर पता चला देता है जितने हम उसके अंदर वो एलिमेंट्स डालते हैं। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि आप लोग क्या काम करो, ये हमने एक प्रोग्राम ले लिया जिसमें हमने क्या काम किया, ये खाली एरे ले लिया और इसमें आप देख सकते हो कि हमने इसको अंदर चीज़ें लिख दी। तो वही मैंने आपको चीज़ बताई है कि ये इसका ऑटोमेटिकली क्या करेगा, साइज़ ले लेगा। तो हम इसमें इम्प्लिसिटली जो साइजिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जितना लंबा इधर लिखा हुआ था पीछे इन्होंने। तो यहाँ पे हम 6 नंबर पे जाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एरे डेफिनेशन। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि इंटीजर उसकी डाटा टाइप पहले लिखते हैं, फिर हमने एरे का नाम लिखा और उसके अंदर लिखा जी 5 चीज़ें स्टोर हैं। इसी तरह वो हमें कहता है कि व्हाट वैल्यू इज़ स्टोर्ड इन नंबर 2। तो नंबर 2 में हमारे पास क्या स्टोर है, नंबर 2 में मैं आपको बताता हूँ जी क्या स्टोर है। ये देखो, ये 1 क्या है, 0, ये 1 है,
ये 2 है। तो नंबर 2 पे हमारे पास 3 स्टोर है। नंबर 2 का मतलब इधर ये ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर का वो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि 1 2 पे क्या स्टोर है। इसी तरह हमारे पास वो कहता है व्हाट इज़ वैल्यू स्टोर इन नंबर 4, तो 0 1 2। नंबर 4 में कुछ भी नहीं स्टोर, यहाँ पे कुछ है ही नहीं आगे इसमें, तो ये क्या होगा, इसमें 0 स्टोर है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 0 ही होता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम एक्सरसाइज नंबर अपनी 7 पे चलते हैं, और एक्सरसाइज 7 हमें बोलती है कि एज्यूमिंग द एरे 1 array to both or the both arrays, okay, why it is not possible to assign the contents of array 2 to array 1 with the following statement। हम इसको डायरेक्टली array 1 is equal to array 2 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि array को हम क्या करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट डील करते हैं, हम इस तरह डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 100 चीज़ें हैं, 100 चीज़ों को हम एक साथ लिख के दूसरी 100 चीज़ों के बराबर नहीं कर सकते। इसका आप आंसर यही कह लो कि क्योंकि हम उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट वो करते हैं, इस वजह से। बाकी मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि इधर वो क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 7 है, इसमें वो यही बोलता है कि एरे नेम्स आर ओनली रेफरेंसेस। ये क्या होता है, रेफरेंसेस होते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि यूजिंग स्टेटमेंट एरे 1 इज इक्वल टू एरे 2 देयर इज एन अटेम्प्ट टू चेंज द स्टार्टिंग एड्रेस। तो हमारे पास जो एरे, आपको पता है कि एक एरे है, उसका जो एड्रेस है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे होता है, बाकी सारे एलिमेंट के एड्रेस नहीं होते, उसका एड्रेस एक एलिमेंट ही होता है, पहला एलिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू चेंज इन स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे 1 बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम इसको नहीं कर सकते, बिकॉज द नेम ऑफ एरे स्टोर एड्रेसेस ऑफ द बिगनिंग ऑफ एरे एंड सच अटैम्प्ट वुड चेंज। तो ये एक इसका आंसर ये भी हो सकता है कि वो एड्रेस स्टोर करता है और ऐसा करने से एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और भी इसका आंसर आप लिख सकते हो, जिसमें वो ये बोलता है कि array names are used to store location of array only first element, then trying to assign name and change location। तो इधर भी उसने वही बात कर दी है, हम इसको बस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में वो बोलता है कि, एक सेकंड में इसको पहले हटा लूँ। यहाँ पे 8 में बोलता है assuming that the number of arrays of doubles will following statement display the content of array। कहता है कि अगर एरे की जो क्या है, दैट द नंबर ऑफ एरेज ऑफ डबल्स, सो यहाँ पे डबल डाटा टाइप की बात हो रही है, और वो कहता है कि हमारे पास जो विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने सी आउट किया है उधर नंबर्स को, तो ये हमें कंटेंट ऑफ एरेस दिखाएगा, नो इट विल नॉट, क्योंकि इसलिए नहीं दिखाएगा कि ये हमें क्या करेगा, बिगनिंग एड्रेस दिखाएगा जो कि उस एरे को असाइन किया गया है। यहाँ पे जो हमारे पास सी आउट हमने नंबर कर दिया है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको प्रिंट आउट करेगा, एरे के एलिमेंट्स को हमें डिस्प्ले नहीं कराएगा। अगर हमने एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, हमारे पास क्या है, उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। एज प्रीवियसली मैंशन नेम ऑफ एरे स्टोर बिगनिंग एड्रेस। तो ये जो एरे का नाम होता है, ये बिगनिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ मेमोरी असाइन टू द स्टोर वेरिएबल ऑफ द एरे। तो ये हमारे पास जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है, और वो स्क्रीन पे भी क्या करेगा, एड्रेस ही डिस्प्ले करेगा। तो अगर हम कंटेंट करने हैं तो ईच एलिमेंट या एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 वाले में वो बोलता है कि इज़ एन एरे पास टू अ फंक्शन बाय वैल्यू, और इज़ एन एरे पास टू अ फंक्शन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। कहता है कि हमारे पास जो एरे है वो हम पास बाय फंक्शन करते हैं या पास बाय रेफरेंस करते हैं। तो पासिंग बाय रेफरेंस में आपको पता है कि क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाती है, और जो पासिंग बाय हमारे पास वैल्यू है, फंक्शन बाय वैल्यू है, उसमें क्या होता है कि हर किसी के पास ओरिजिनल कॉपी होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो चेंज नहीं होती, आप ओरिजिनल कॉपी में चेंज नहीं होते। तो एरे हमारे पास क्या है, ये जो होता है, ये किसकी मिसाल है, वैल्यू पास बाय रेफरेंस की।
क्योंकि अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंजिंग होती है। तो एरे की जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, पास बाय रेफरेंस है, क्योंकि हम एरे में मॉडिफाई जब चीज़ें करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल वैल्यूज़ मॉडिफाई होती हैं। तो एरेज़ को हमेशा आपने ये याद रखना है, ये वैल्यू पास बाय रेफरेंस है। इसी तरह हमारे पास वो बोलता है कि व्हेन यू नीड टू पास एन एरे नेम एस आर्गूमेंट टू द फंक्शन व्हाट एक्चुअली इज़ बीइंग पास। तो कहता है कि जब आपने एरे का नाम है एस एन आर्गूमेंट फंक्शन को पास करना है तो आप उसमें क्या करोगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को करेंगे, क्योंकि उसी के पास सब कुछ होता है। जब हम आर्गूमेंट उसको ऐसा आर्गूमेंट फंक्शन में करेंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट या उसका नाम जो है एरे का उसको पास करेंगे। तो यहाँ पे भी ये बोलता है कि ये इसका पुराने का आंसर था। यहाँ पे ये बोलता है कि एज प्रीवियसली मेंशन द एरे नेम स्टोर्स द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज एलोकेटेड टू। So when passing the array name to a function, what is actually being passed is the address of first element of the array। तो हमारे पास क्या होता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द array पास हो रहा होता है। यहाँ पे मज़ीद वो बोलता है आगे कि हाउ डू यू इस्टेब्लिश अ पैरेलल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एरेज। मतलब पैरेलल एरेज आप किस तरह बना सकते हो, और फॉर एग्जांपल आप कोई डाटा स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट्स का और आप चाहते हो कि हमारे पास क्या हो, वो एक एक चीज़ में ही स्टोर हो रहा हो, तो आप इसको कैसे पास कर सकते हो पैरेलल रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो उसके फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हम उसको क्या करते हैं, पास करते हैं। पैरेलल एरेज जो आपके होते हैं वो क्या काम करते हैं, आप दो एरेज बना लेते हो और उनमें चीज़ें स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल हाउ डू यू एस्टेब्लिश पैरेलल रिलेशन बिटवीन टू और मोर एरेज। तो हम फॉर एग्जांपल ये एरे बनाते हैं और साथ में ये एक और एरे बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये रोज़ होती हैं और इसी तरह हम इसको रोज़ का कॉलम देते हैं, इसको कॉलम का नाम देते हैं और उनको आगे जाके डील करते हैं। जिस तरह आपको मैं इधर नीचे एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने डबल सेल्स का एक एरे लिया जिसमें हमने ये पैरेलल एरेज यूज़ किए हैं, जो कि 8 और 10 हमने उसमें उसका साइज़ दिया है। तो यहाँ पे हाउ मैनी रोज़ डज एरे आया है और कॉलम का कॉन्सेप्ट आ जाता है 2D एरे में। तो ये आपको समझ आया होगा अगर आपने वो पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो सिंगल एरे की तरह डबल एरे भी वही सीन उसका होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट का फालतू हो जाती है, पहली रोज़ होती है दूसरी कॉलम। तो यहाँ पे वो 12 नंबर में बोलता है कि हमारे पास इस एरे में कितनी रोज़ हैं। तो आप लोग इसको आंसर सोचो, और दूसरे बात में जो है वो कॉलम को पूछ रहा है इस एरे में कितने कॉलम हैं, तो आप लोगों को कॉलम भी पता होने चाहिए कि इसमें कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़र्स्ट हमारे पास 8 वाला जो है ये रोज़ होती हैं, और जो 10 वाला है हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। और कहता है हाउ मैनी एलिमेंट डज द एरे हैव। तो हमारे पास जो एरे है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपने इसको इनके एलिमेंट्स को क्या काम करना है, मेजर करना है। एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए आप क्या काम करोगे जी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम है, रोज़ हमारे पास 8 हैं और 10, तो इसको 8 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 10 कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी है एलिमेंट्स हैं ऑफ द एरेज हैं, हमारे पास 80 हैं। इसी तरह वो कहता है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट स्टोर्स नंबर इन द लास्ट कॉलम ऑफ द लास्ट रोज ऑफ द एरे। तो कहता है कि आप एक स्टेटमेंट लिखो जो कि स्टोर करे लास्ट कॉलम और लास्ट रो ऑफ द एरे। अब ये रोज़ कॉलम आप कॉपी पे ड्रा करोगे तब आपको समझ आएंगी। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, लेकिन समझ नहीं, आपने ऊपर चैप्टर में ही है, फ़िलहाल इसको जिस तरह भी समझ आती है इसको गुजारा करो। यहाँ पे उसने हमें ये बोला है कि लास्ट कॉलम है और लास्ट रो है। तो अब यहाँ पे 8 का एरे है और हमारे पास 10 कॉलम है उसके, तो लास्ट रो क्या होगी, हमारे पास लास्ट रो 8 होगी और कॉलम नंबर क्या होगा 9, बल्कि लास्ट रो हमारे पास क्या होगी 7 होगी। कॉलम जब 9 होगा तो एक रो खुद ही बन जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा,
हम यूँ एलिमेंट बाय एलिमेंट क्या होगा, एरे को वो इनिशियलाइज़ कराएंगे। जब उसने हमें बोला पहले लास्ट कॉलम का, तो हमने क्या काम किया, जब लास्ट कॉलम क्रिएट कर लिया, यूँ ही हमारे पास कुछ इस तरह का सीन बनेगा। रो नंबर, यहाँ पे रो नंबर 1 आएगी, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4, यूँ ही चलेगी। और यहाँ पे कॉलम पहला एक बन ही गया है, तो इसी तरह कॉलम नंबर 2 बनेगा, कॉलम नंबर 3 बनेगा, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और यूँ करके। इसका जो आंसर यही है कि रो में आपके पास 7 आ जाएगी और कॉलम में क्या आ जाएगा आपके पास, 10 है तो 9 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो जाएगा, तो ये मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ। रोज़ और कॉलम जब आप करोगे तो ये आपका जो 8 लिखा हुआ है, ये क्या है, आपको मैंने बताया था हमेशा -1 होता है। तो ये आपका जो 8 है, ये हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 0। ये हमारे पास पहला वाला क्या था, रोज़ थी, तो 1 2, ये किधर तक जाएंगी, 8, ये 7 तक जाएंगी नीचे तक। इसी तरह कॉलम हमारे पास 10 लिखा हुआ है, तो ये -1 होता है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। 0 से 9 तक कितना बनता है, 10 ही बनता है। तो ये इसमें लॉजिक है, इसमें कंफ्यूज आपने कभी भी नहीं होना। इसी तरह हमारे पास 13 में आता है। 13 में वो यही बोलता है कि when writing a function that accepts two-dimensional array as an argument, which size declarator must you provide in parameter for the array। हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसको हम क्या काम करते हैं, पास करवा रहे हैं। तो हमें क्या है, क्या बोलता है, विच साइज डिक्लेरेटर मस्ट यू प्रोवाइड इन द पैरामीटर ऑफ द एरे। तो उसका साइज़ क्या दोगे, हमेशा आप लोग कॉलम का साइज़ दोगे। तो यहाँ पे आप 2D एरे जब यूज़ कर रहे होगे, आपके पास कॉलम आपका जो होगा वो आप इसको COLUMN कॉलम आप यहाँ पे इसको लिखोगे, क्योंकि हमारे पास, इसको मैं आप लोगों को वहाँ से डिटेल में जवाब दिखाता हूँ और फिर समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास ब्लैंक नंबर 13 है, तो इसमें वो यही बोलता है, ये हमारे पास 12 आ गया, 13 का है ही नहीं, 13 का ये आंसर है। अच्छा, इन C++ यू पास 2 डायमेंशनल एरे एज पैरामीटर, यू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फंक्शन हेडर। हमें फंक्शन की हेडर फाइल में क्या है, नंबर ऑफ द कॉलम्स ही पेश करने होंगे। मोर एवर इफ़ यू आर डीलिंग विद मल्टी डायमेंशनल एरेज इन जनरल, यू मस्ट स्पेसिफाई ऑल द डायमेंशन एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो हमें फर्स्ट वन डायमेंशन को वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आप अगर 3D एरे 4D एरे जो भी यूज़ करते हो, उसमें आपको बाकी सारे करने पड़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले को हमने नहीं करना होता। तो इस सिनेरियो में हमारे पास फर्स्ट में आर है, रोज़ है, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए हम इधर सिर्फ कॉलम को लेंगे। तो ये थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो भी लॉजिक है आपको समझ आ गई है, उम्मीद है। इसी तरह कहता है व्हाट एडवांटेज दैट अ वेक्टर ऑफर टू एन एरे। तो ये वेक्टर वाला थोड़ा हट के है जवाब के, आपको जो एडवांटेजेस हैं, वेक्टर आपको से एडवांटेजेस क्या करता है, एरे में ऑफ़र करता है। तो ये यहाँ पे वेक्टर हमारे पास क्या करता है, साइज़ एरे का इंक्रीज़ करता है, और उसके बाद हमें साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको एक मिनट देख लेते हैं यहाँ से। Vector is dynamic, which mean that you can store more values in it, and you can store less value if you need to. Its size changes with how big you need, and it is not limited that what you might have declared it to in the beginning। तो इसमें आप लोगों को कोई साइज़ वगैरह मसला नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा आपका साइज़। सप्लाइड विद असिस्टिंग फंक्शन, आपको फंक्शंस भी मिलेंगे, और नो नीड टू स्पेसिफाई द साइज़, आपको साइज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हमारे पास क्या रह गया जी, फिल इन द ब्लैंक्स रह गई हैं, और लॉगरिथमिक वर्कबेंच रह गया, और ट्रू फॉल्स रह गए हैं हमारे पास, और फाइंडिंग द एरर रह गया है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर काफ़ी कुछ कंटेंट है, और इसको हम मज़ीद देखेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।